हेलो दोस्तों, आज एक नए सवाल पर अपन डिस्कस करेंगे। इतिहास का सवाल है, 18वीं सदी से संबंधित वाद विवाद बताएं। या फिर ऐसा कहें, हाल की बहसों ने किस हद तक 18वीं शताब्दी पूर्वार्धवाद के विषय में हमारे पुराने दृष्टिकोण को बदल दिया है। या फिर ऐसा आ जाए, 18वीं शताब्दी से संबंधित बहस। ठीक है, सभी का दोस्तों एक ही आंसर है और ये अच्छा सवाल है। विद्वानों के बीच में दोस्तों बहस हुई है 18वीं शताब्दी की विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, क्या निरंतरता चल रही थी या परिवर्तन चल रहा था। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि 18वीं शताब्दी निरंतरता का दौर था अथवा परिवर्तनशीलता का दौर था। तो वो सब समझेंगे, सभी विद्वानों के अलग अलग राय को देखेंगे अपन। 18वीं सदी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। यह वह समय था दोस्तों जब मुगलों का पतन हो रहा था तथा अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। लंबे समय तक 18वीं सदी को राजनीतिक विघटन, आर्थिक गिरावट, युद्ध, अव्यवस्था, अंधकार का युग माना गया। हाल ही के नए अध्ययनों के अनुसार केवल कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक आर्थिक गिरावट आई थी, जबकि अन्य क्षेत्र सांस्कृतिक सामाजिक रूप से फले फूले। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार चलता रहा। विद्वानों ने 18वीं शताब्दी पर बहस के दौरान निम्न सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है पतन का सिद्धांत। औपनिवेशिक इतिहासकार जेम्स मिल 18वीं शताब्दी को अंधकार से युक्त मानते हैं। राष्ट्रवादी लेखकों के अनुसार अगर भारत में अंधकार का युग नहीं होता तो उपनिवेश यहाँ संभव नहीं होता। यानी कि जो भारत के जो राजा थे वो इतने मजबूत होते कि यहाँ पर अंग्रेज फिर शासन नहीं कर पाते। ठीक है, जादूनाथ सरकार, दोस्तों जादूनाथ सरकार ने औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियों के कारण ही मराठा, सिख, जाटों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जादूनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी उन्हीं के कारण मराठा, सिख, जाटों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। यह मुस्लिम रूढ़िवादिता के खिलाफ एक हिंदू प्रतिक्रिया थी, क्योंकि औरंगजेब ने हिंदू के विरुद्ध भेदभावपूर्ण धार्मिक नीतियां अपनाई थी। औरंगजेब के बाद अयोग्य शासक आए, जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य में अनुचित प्रशासनिक, धार्मिक, राजनीतिक नीतियां अपनाई गई। इससे मुगलों का निरंतर पतन होता रहा। ठीक है, तो ये इतिहास में एक निरंतरता का तत्व कहलाता है, ये पतन। ठीक है, विलियम इरविन के अनुसार उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के नैतिक पतन व चरित्र में गिरावट के कारण मुगलों का पतन हुआ। आगे देखते हैं, सतीश चंद्र तथा इरफान हबीब के अनुसार मुगलों की राजस्व संग्रह प्रणाली कमजोर हुई, क्योंकि मुगल सूबों में जागीरदारी संकट पैदा हुआ। तो जागीर क्या होते थे? पहले के टाइम पर सैनिकों को नगद वेतन न देकर जागीर दी जाती थी। ठीक है, तो जागीरदारी संकट है वो पैदा हो गया था औरंगजेब के समय में ही। इससे अनुमानित आय तथा वास्तविक आय में अंतर आया। यानी कि अनुमानित आय कितनी हो सकती थी, जैसे कि 100 रुपये अंदाजा लगाया और कमाई हुई है 60 रुपये, तो 40 रुपये का नुकसान। तो इससे बड़ा अंतर आया, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था चरमरा गई और मुगलों का पतन हो गया। साथ ही किसानों का शोषण किया गया उन्होंने मुगल राज्यों के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न किया था, जैसे सतनामी विद्रोह। राइट, अतहर अली मानते हैं कि मुगल पतन का कारण जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी। जेएफ रिचर्ड कहते हैं जागीरें तो पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन अधिकांश जागीरें बंजर थी। राइट, मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार मुगलों का राजनीतिक पतन उनके आर्थिक पतन से जुड़ा हुआ था। दूसरा एक सिद्धांत देखते हैं इसी के अंदर बहस में, दूसरा सिद्धांत नया इतिहास लेखन सिद्धांत। अब देखो, जो पुराना वाला सिद्धांत था, ठीक है, वो राज्य केंद्रित था। अब दोस्तों राज्य केंद्रित दृष्टिकोण से ध्यान हटाकर सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों पर ध्यान दिया जाएगा। बार्नेट के अनुसार मुगलों की केंद्रीकृत व्यवस्था थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यह व्यवस्था कमजोर हुई, परंतु इसका असर कुछ मुगल सूबों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से अलग हो गए थे। संजय सुब्रमण्यम एवं मुजफ्फर आलम ने कहा कि 18वीं शताब्दी को मुगलों की नज़र से देखना गलत है। मुगलों के पतन के बाद भले ही आगरा व दिल्ली में गिरावट आई, लेकिन अवध, बंगाल, हैदराबाद में पुनः रचना अथवा सुधार की जा रही थी। तो दोस्तों सिर्फ दिल्ली और आगरा यहीं पर गिरावट देखी गई मुगलों के पतन के बाद में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। राइट, लेकिन अवध, बंगाल, हैदराबाद ये स्वतंत्र राज्य बन गए थे।
और यहाँ पर अर्थव्यवस्था को सुधारा जा रहा था। अतः इन क्षेत्रों में 18वीं सदी का काल परिवर्तनशीलता का था। कैम्ब्रिज स्कूल के C.A. वेली के अनुसार मुगलों के पतन को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रीय शक्तियों ने कृषि का विस्तार किया तथा निरंतर प्रगति हेतु ब्रिटिशों के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा निभाई। संजय सुब्रमण्यम के अनुसार 18वीं शताब्दी को यात्रा, वाणिज्य, संघर्ष, बौद्धिक आदान प्रदान के रूप में देखना चाहिए। बहुत से लोग बैंकिंग गतिविधियों, व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। ठीक है, तो निष्कर्ष में कह सकते हैं दोस्तों अपन 18वीं शताब्दी में भारत में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहे थे। मुगलों के पतन की निरंतरता चल रही थी, अतः यह दौर परिवर्तन व निरंतरता दोनों का था। दोस्तों, इतिहास में परिवर्तन का मतलब है कि व्यवस्थाएं बदल रही थी। तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने जब 1757 और 1764 का जो बक्सर का युद्ध था वो जीता और भारत की राजनीति पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के समाज पर उन्होंने पकड़ मजबूत बना ली, तो हम कहेंगे कि ये परिवर्तन का दौर था। निरंतरता क्या मतलब था? मुगलों का लगातार पतन होता जा रहा था, तो ये इतिहास में एक निरंतरता का तत्व था। संगीत, वास्तुकला व संस्कृति में निरंतर गिरावट आ रही थी, निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। इसलिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कलाकारों को राजकीय संरक्षण न मिलने के कारण वे अन्य इलाकों में चले गए। मुगलों के दरबार में जिन कलाकारों को जगह नहीं मिली, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वे अन्य इलाकों में स्थानांतरित हो गए और वहां पर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली, पटना शैली, ठीक है, आदि। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा आंसर, तो आप एक बार जरूर इसको रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऐसे ही आप क्लासेस को देखते रहें। ठीक है, ये आपका एक महत्वपूर्ण सवाल हो गया 18वीं शताब्दी से संबंधित बहस।